बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो हम बात करेंगे खुफिया मुलाकातों की, खुफिया राब्तों की, और इसके अलावा हम बात करेंगे कि तब्दीली आ नहीं रही बल्कि तब्दीली आ गई है। ये क्या मामला है, इसकी डिटेल भी आप देखने वालों के साथ हम शेयर करेंगे, और फिर आप नाज़रीन को ये भी बताएंगे कि तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की हाँ में हाँ मिला दी। इस मामले पर भी बात करेंगे। तहरीक इंसाफ दावे तो बहुत करती रही, लेकिन तहरीक इंसाफ खुद फंस गई, खुद भी फंस गई और इमरान खान को भी फंसा दिया। वो कहते हैं ना कि सुसाइड अटैक, तो ये एक ऐसा तहरीक इंसाफ का इक़दाम है कि अपने आप पे और अपने बानी पीटीआई कप्तान इमरान खान पर भी खुदकुश हमला कर दिया। तो इस मामले पर भी आप नाज़रीन के साथ डिटेल शेयर करेंगे। एक अच्छी खबर भी है, एक बुरी खबर भी है, और कुछ दीगर खबरें भी हैं, उनकी डिटेल्स भी इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का पहला सेगमेंट कि आज किन अदालतों में किन अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही है, और उसमें से तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिंक क्या हैं। तो सबसे पहले नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं। शिबली फराज साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिज्यू किया था ECL से नाम निकलवाने के लिए। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने वजारत दाखिला को और मुतल्लिका फरीकैन को नोटिस करके कहा था कि बताया जाए कि क्या शिबली फराज का नाम ECL में शामिल है, और अगर शामिल है तो ये बताया जाए उनका नाम किस वजह से ECL में शामिल किया गया है। तो एक तो इस केस की समाअत होनी है। इसके अलावा नाज़रीन शहबाज गिल जो कि अमेरिका में मौजूद हैं और बड़े वहाँ से बैठकर दलेरी वाले, बड़े बहादुरी वाले बयानात जारी करते हैं कि आप तहरीक इंसाफ वाले निकलते क्यों नहीं हैं, इमरान खान को रिहा करवाने के लिए आप जल्द से जुलूस रैलियाँ क्यों नहीं निकालते। लेकिन चलें, शहबाज गिल साहब अमेरिका में बैठ के ऐसे स्टेटमेंट दे सकते हैं, उनका राइट भी बनता है। लेकिन उनके जो भाई लापता हैं गुलाम शब्बीर, जिनकी बाजियाबी के लिए जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहबा ने एक ऑर्डर जारी किया था, जिसमें ये कहा गया था कि 2 दिन के अंदर शहबाज गिल के भाई गुलाम शब्बीर को बाजियाब करा के रिपोर्ट पेश की जाए। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत भी होने जा रही है। खातून जज साहबा तो दस्तयाब नहीं है, लेकिन उनकी अदम दस्तयाबी पर भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अवेलेबल जो जज होंगे वो इस केस की समाअत करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन इस्लामाबाद की सब ऑर्डिनरी जुडिशरी की अगर हम बात करें तो पहले इंसदादे दहशत गर्दी की अदालत की बात कर लेते हैं। रऊफ़ हसन के ख़िलाफ़ जो दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया है, उसमें जिस्मानी रिमांड जो था वो तो मुकम्मल हो गया था। तो अब जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद आज रऊफ़ हसन को इंसदादे दहशत गर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। लेकिन रऊफ़ हसन के ख़िलाफ़ जो दूसरा FIA का मुकदमा था, जिसमें उनको जुडिशल किया गया, और फिर कल दरख्वास्त ज़मानत पे समाअत करते हुए जज जो फ़ारूक अब्बास साहब थे, गुलाम अब्बास साहब थे ग़ालिबन, उन्होंने रऊफ़ हसन साहब की ज़मानत को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन दूसरा जो केस है ATA का, उसमें आज जिस्मानी रिमांड के बाद उनको पेश किया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन अहमद वक्कास जंजुआ इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आज उनके 2 ज़मानत की मुख्तलिफ़ दरख्वास्तों पे, जो एक पीका का मुकदमा उनके ख़िलाफ़ है और जो ATA का दहशतगर्दी का मुकदमा जो उनके ख़िलाफ़ है, दोनों केसेस में दरख्वास्त ज़मानतों पर आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदालतों में समाअत होने जा रही है। तो ये डिटेल भी हैं। इसके अलावा नाज़रीन एक और बाकी ख़बरों पे आने से पहले काजी फैसल साहब के हवाले से कल जो प्रैक्टिस पुरसुई कमेटी का इजलास हुआ, सोशल मीडिया पे वो ज़ाहिर सी बात है कि जहाँ पे काजी फैसल का नाम आता है तो जो उनके मुखालफिन हैं और जो उनके क्रिटिक हैं, अच्छा क्रिटिक भी होना कोई बुरी बात नहीं है, मैं इमरान खान साहब का क्रिटिक हूँ, लेकिन जहाँ पे बात फैक्चुअल है आपको करनी चाहिए।
میں نے قاضی فیصل صاحب کے غلط فیصلوں کے اوپر بھی تنقید کی ہے. کل بھی میں نے ایک ویلاگ کیا کہ یہ جو مخصوص نشستوں میں قاضی فیصل صاحب نے جو اپنی اوپینین دی ہے وہ غلط دی ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے انٹرا پارٹی الیکشن کے پہلے فیصلے کی غلط تشریح کی ہے. تو ایسی کوئی چیز آن گراؤنڈ نظر نہیں آ رہی، اور اگر کچھ ایسی کچھ تھی بھی صحیح چلیں قاضی فیصل صاحب کے ذہن میں ایسی کوئی بات تھی تو اس کے لیے انتظار کرنا چاہیے تھا. اس کا بہترین پلیٹ فارم یہ تھا کہ جو نظر ثانی کی درخواست ہے اس کو آپ سماعت کے لیے مقرر کرتے اور اس پہ فیصلہ کر کے بے شک جو آپ نے آبزرویشن دینی تھی وہ دے دیتے، لیکن مخصوص نشستوں کا جو مقدمہ ہے وہ اس آبزرویشن کے حوالے سے غیر متعلقہ تھا. لیکن بات آپ سے قاضی فیصل کے حوالے سے یہ کرنی تھی. سوال اٹھ رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ قاضی فیصل صاحب نے خود کو ارشد شریف صاحب کے بینچ میں شامل نہیں کیا. تو اس پہ جواب یہ ہے کہ جناب اگر قاضی فیصل صاحب کو بینچ میں شامل کرنا تھا تو یہ سوال آپ قاضی فیصل صاحب سے نہ کریں. یہ ظاہر سی بات ہے کہ اب جمہوریت ہے، سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیڈور کمیٹی ہے. منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب نے فیصلہ کیا کہ قاضی فیصل صاحب کو بینچ میں شامل نہیں کرنا. اگر وہ چاہتے، جیسے قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ منصور علی شاہ صاحب آپ 3 رکنی بینچ میں بیٹھ کے ارشد شریف صاحب کا کیس سنیں، تو اس کے جواب میں منصور علی شاہ صاحب کا ووٹ جو ہے وہ بھی اتنا ویلیویبل تھا، اس کی بھی اتنی ورتھ ہے جتنے قاضی فیصل کے ووٹ کی ورتھ ہے. تو منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب کہہ دیتے کہ نہیں، اپنا منصور علی شاہ صاحب نہیں، قاضی صاحب آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، آپ اس کیس میں بیٹھیں، آپ اس کیس کو ہیڈ کریں اور 5 رکنی بینچ بنے گا. تو یہ سوال اگر کسی نے پوچھنا ہے کہ قاضی فیصل صاحب بینچ میں کیوں شامل نہیں ہوئے، یہ قاضی فیصل صاحب سے نہ پوچھیں، یہ منصور علی شاہ صاحب سے پوچھیں یا منیب اختر صاحب سے پوچھیں. یہ اکثریتی ججز سے پوچھنا بنتا ہے، اقلیت والے سے پوچھنا نہیں بنتا. اس کے علاوہ ناظرین اب آ جاتے ہیں جمعہ کا دن بھاری. 2 خبریں ہیں، ایک اچھی خبر ہے، ایک بری خبر ہے. ایک تو ناظرین یہ ہے کہ آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہونا ہے، اور قومی اسمبلی کے اجلاس میں جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کے 12 جولائی کے فیصلے کے حوالے سے جو حکومت مجوزہ قانون سازی کر رہی ہے، جس کو پارلیمانی کمیٹی سے بھی اپروو کرایا گیا تھا، اور آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں اس کو بیل پیش کر کے اس کی اپروول بھی لینی ہے. اور قومی اسمبلی کے اس اجلاس سے پہلے وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی آج ہوگا، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت 10 بجے. لیکن آج پورا امکان ہے، حتمی امکان ہے کہ یہ جو بل ہے حکومت کا الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا، اسے آج قومی اسمبلی سے پاس کروا لیا جائے گا اور پھر اسے سینٹ کو بھجوا دیا جائے گا، اور پیر کے دن سینٹ اسمبلی کا اجلاس ہوگا، اور سینٹ اسمبلی کے اجلاس میں بھی پیر یا منگل کے روز یہ بل منظور ہو کے صدر کے پاس چلا جائے گا، زرداری صاحب کے پاس چلا جائے گا، اور اس بل کو صدر صاحب جو ہیں اپنے سگنیچر سے ایک قانون کی شکل دے دیں گے. ان کے سگنیچر سے یہ بل جو ہے وہ قانون کی شکل اختیار کر جائے گا. لیکن ناظرین اسی معاملے پہ، اسی قانون سازی کے معاملے پہ کہ پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ قانون سازی کر کے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو بدل سکتی ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کو نیگیٹ کر سکتی ہے. اس معاملے پر تحریک انصاف نے اور سنی اتحاد کونسل نے حکومت کی ہاں میں ہاں ملا دیا ہے کہ ہاں پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار موجود ہے. ویسے تو ناظرین اس کی ایک مثال پہلے کی بھی موجود ہے، لیکن وہ مثال میں آپ کے ساتھ فی الحال شیئر نہیں کر رہا، اس کی ایک وجہ ہے. لیکن یہ کیسے ہوا ہے کہ اس قانون سازی کی تحریک انصاف نے حمایت کی ہے، حکومت کی ہاں میں ہاں ملائی ہے؟ یہ تو قانون سازی جو سپریم کورٹ سے فیصلہ ہوا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اس کے خلاف جاری ہے. تو تحریک انصاف اب آپ کا یہ سوال بنتا ہے کہ اس کی حمایت کیسے کر سکتی ہے، حکومت کی ہاں میں ہاں کیسے ملا سکتی ہے؟ تو ناظرین جو ایک مبارک ثانی کیس ہے اس پر جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، تھوڑا سا ریکال کریں کہ پہلے جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا تو سنی اتحاد کونسل کے جو سربراہ تھے ان کی طرف سے یہ ہوا، سنی اتحاد کونسل کے جو سربراہ تھے اپنے صاحبزادہ حامد رضا صاحب، اور جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں علی محمد خان صاحب، ان کی ذرا تقریریں نکال کے پڑھیں، تقریریں نکال کے سنیں جو اس روز انہوں نے قومی اسمبلی کے فلور پہ دیں مبارک ثانی سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے. اس میں وہ دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ایوان کو سپریم کورٹ کے یہ جو فیصلے ہیں
ان फैसलों के ख़िलाफ़ कानून साजी करके उन फैसलों को तब्दील करने का, उन फैसलों के आगे बंद बांधने का मुकम्मल तौर पे अख्तियार है। ये पार्लियामेंट माँ है तमाम इदारों की और तमाम कानून साजी का पार्लियामेंट का अख्तियार है। वो निकाल के सुने, वो निकाल के पढ़ें। और इन दोनों की तकरीरों के बाद फिर स्पीकर साहब ने माइक पे कहा था कि आपके जज्बात की कदर की जाती है, आप जो कह रहे हैं वो बात भी बिल्कुल ठीक है, तो इस पर बेहतर जो मौक़िफ़ है वो वज़ीर कानून तारड़ साहब दे सकते हैं। तो तारड़ साहब ने भी कहा कि बिल्कुल बात ठीक है, ये ऐवान कानून साजी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा फ़ैसला जो आइन से मुतसादम हो, कानून से के बरखिलाफ़ हो, ये ऐवान कानून साजी कर सकता है। मैं PTI के अली मोहम्मद ख़ान और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन जनाब साहबजादा हामिद रज़ा से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ, इनकी बात को सपोर्ट भी करता हूँ, इनकी बात को हमायत भी करता हूँ। जब इस मामले पे PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इस बात को मान रहे हैं टेक्निकल और लॉजिकल कि पार्लियामेंट के पास कानून साजी का अख्तियार है, तो फिर मखसूस नशिस्तों के मामले पे जो हुकूमत कानून साजी करने जा रही है उसको कैसे तहरीक इंसाफ एडमिट नहीं कर सकती, फिर उससे फिर कैसे मुनरफ हो सकती है कि फ़लाँ मामले पे तो पार्लियामेंट के पास अदालती फ़ैसलों को नफ़ी करने की, अदालती फ़ैसलों को निगेट करने की कानून साजी का अख्तियार है, लेकिन इस मामले पे नहीं है। तो कैसे ये फिर तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ये अपने मौक़िफ़ से बरक्स जो है मौक़िफ़ ले सकते हैं। लेकिन माजी की चले जो मिसाल है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अजीज़, सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया कि आर्टिकल 62(1)(f) जिस पे लगेगा वो ताहयात ना अहल होगा। ये फ़ैसला दिया ना, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पार्लियामेंट ने आइनी तरमीम नहीं की, सिंपल कानून साजी की। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 232 में तरमीम करके कहा कि कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन जो होगी जो कि आइन में नहीं दी होगी उसकी मुद्दत 5 साल होगी। यानी सुप्रीम कोर्ट के ताहयात नाअहली के फ़ैसले को पार्लियामेंट ने कानून साजी करके ताहयात नाअहली को 5 साल कर दिया। अच्छा, वो कानून सुप्रीम कोर्ट में परखा भी गया। जब 7 रुकनी बेंच बना था चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब की सरबराही में, जिसमें ताहयात नाअहली के आर्टिकल 62(1)(f) का जायज़ा लिया गया, उस केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून साजी को भी वैलिड करार दे दिया कि पार्लियामेंट ये कानून साजी कर सकती है। अब ये कानून साजी बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चैलेंज भी कर ले, तो 7 रुकनी बेंच का फ़ैसला मौजूद है कि पार्लियामेंट जो है वो कानून साजी के लिए मुकम्मल तौर पर बाख्तियार है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को निगेट करने के लिए, उसकी नफ़ी करने के लिए कानून साजी भी कर रही है, तो वो कानून साजी भी वो कर सकती है। तो ये मामला भी आप ज़हन में रखें। इसके अलावा नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल अपनी हुकूमती इत्तेहादी जमातों के साथ इजलास किया था, जिसमें फ़ैसला किया गया कि जो इस्माइल हनिया का जो कत्ल हुआ है उस पर आज मुल्क भर में यौम शोक मनाया जाएगा और इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा भी पाकिस्तान भर में अदा की जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन, दूसरी जो ख़बर है, मैंने कह दिया एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है, वो तो आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगा। जुमे के दिन की 2 खबरें थी। एक खबर आपके साथ शेयर कर ली जो कि तहरीक इंसाफ के लिए मैंने कहा कि जुमा भारी है। दूसरा नाज़रीन खबर ये है कि तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर रखा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं, उनके ख़िलाफ़ लाहौर के पंजाब के PTI के चैप्टर से रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाया जाएगा। चलें जी, आप ये करके देख लें। सिंध से भी आपने अली मादत साहब से भिजवा दिया, KPK से आज़म सवाती साहब से भिजवा दिया, मरकज़ से मरीफ साहब ने फ़ाइल कर दिया, पंजाब से भी फ़ाइल करा लें। लेकिन सवाल ये है कि आज आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इतने बुरे लगते हैं, इलेक्शन कमीशन के अरकान इतने बुरे लगते हैं, आपने ख़ुद उनकी तकर्री की, आपकी साइड से, हुकूमती साइड से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने उनका नाम दिया, अपोजिशन ने इत्तफाक किया, आपने चीफ इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट कर दी, आज आपको उनसे इतनी नफ़ी हो गई है। अब बातें तो बहुत सारी करने की हैं, मैं सिर्फ हवाला दूंगा। वो खुफिया मुलाकातें, वो खुफिया पैगामात भिजवाना, वो खुफिया राब्तों की कोशिश करना, वो क्या सब कुछ जायज़ था? और उससे भी आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला और कुछ मिलेगा भी नहीं। जहाँ तक नाज़रीन तब्दीली की खबर है, तो तब्दीली के हवाले से 2 खबरें नाज़रीन, और बिल्कुल तब्दीली आ नहीं रही बल्कि तब्दीली आ गई है। एक तो नाज़रीन तब्दीली की खबर ये है कि पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन के इंतखाबात हुए हैं
अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान बार कौंसिल के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, उन्होंने ये इंतखाबात करवाए हैं। और इस इलेक्शन में पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन फ़ारूक एच नाइक साहब बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। और जो पाकिस्तान बार कौंसिल का दूसरा अहम ओहदा है चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी का, उस पर रियाज़त अली सैर साहब को मुंतखब कर लिया गया है। और इस इलेक्शन के बाद जो फ़ारूक एच नाइक साहब का स्टेटमेंट आया है, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान बार कौंसिल जो है वो पार्लियामेंट के कानून साजी का जो अख्तियार है उसके साथ खड़ी है। और साथ में उन्होंने ये कहा कि आइन में इदारों की अख्तियारात की तकसीम वाज़ेह तौर पे कर दी गई है। पार्लियामेंट का अख्तियार कानून साजी करना है, सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार आइन की तशरीह करना है, और इंतज़ामिया का काम फ़ैसलों पर अमल दरामद करना है। और किसी भी इदारे को अपने अख्तियारात से तजावुज़ नहीं करना चाहिए। तमाम इदारों को अपनी डोमेन के अंदर रहकर काम करना चाहिए। और पाकिस्तान बार कौंसिल पार्लियामेंट के कानून साजी के अख्तियार की मुकम्मल तौर पे इंडोर्समेंट करती है। इसके अलावा नाज़रीन एक और भी तब्दीली आई है, और बड़ी तब्दीली आई है, और वो तब्दीली नाज़रीन ये है कि अडयाला जेल में डिप्टी सुपरिटेंडेंट को, इससे पहले तो सुपरिटेंडेंट साहब को चेंज कर दिया गया था, अब डिप्टी सुपरिटेंडेंट को भी चेंज कर दिया गया है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को भी चेंज कर दिया गया है। तो अडयाला जेल में बहुत सारी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। अब ये तब्दीलियाँ क्यों लाई गई हैं, इस हवाले से फ़खर दरानी साहब और एजाज़ सैयद साहब ने बड़ी डिटेल में बताया था कि जो ख़ास सहूलत मैसर थी, जो कि तबादले जिन अफसरान के किए गए हैं, वो अडयाला जेल के अफसरान जो है इमरान खान साहब को वो ख़ास सहूलत फराहम किया करते थे। और अगर वो ख़ास सहूलत फराहम ना की जाती तो खान साहब के लिए ये दावा ज़राए करते हैं कि इतना अर्सा जेल में गुजारना मुश्किल हो जाता। अब आ जाते हैं नाज़रीन, खुशखबरी क्या है। खुशखबरी नाज़रीन ये है कि अमेरिका जाने वाले जो ख्वाहिशमंद हजरात हैं, जो अमेरिकी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं लेकिन अपॉइंटमेंट की इंटरव्यू की डेट नहीं आती, तो अमेरिकी सफारत खाने ने वीज़ा अपॉइंटमेंट का जो वक्त है वो 440 दिन से कम करके 230 दिन कर दिया है। अजाफी अमला तैनात कर दिया गया है, जिन्होंने वीज़ों के प्रोसेस का जो इजरा है, वीज़ों को जो इजरा का प्रोसेस है उसको तेज़ कर दिया है। सियाती, तालीमी और कारोबारी वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए वक्त कम जो है वो अब दरकार होगा। इसके अलावा नाज़रीन यूएई ने जो पाकिस्तानी वहाँ पे मुकीम है उनके लिए बुरी खबर सुना दी। और बुरी खबर ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तान के रियासती इदारों, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने पर सख्त एक्शन मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत की जानिब से लिया जाएगा। तो ये नाज़रीन दो खबरें हैं। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।